हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 24 ट्यूटोरियल है और मोंगोडीबी के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए, जो इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स करने वाले हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने है। ये सारे ऑपरेटर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, आइए उनके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे ऑपरेटर है टू स्ट्रिंग। ये न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है अपर केस, जो किसी भी अल्फाबेटिक वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। और यहां पर है इसका उल्टा टू लोअर केस। अगर हमने यहां पर अपर केस में कुछ लिखा हुआ है तो वो उन्हीं स्ट्रिंग्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग के मेथड्स आते हैं जो बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करके देते हैं कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद आता है स्ट्रिंग केस कंपेयर। इस ऑपरेटर के हेल्प से हम यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीन अलग अलग मेथड आते हैं, तीनों की वर्किंग सेम है। इसमें से जो सबसे पहले सब एस्टियर, ये डेप्रिशिएटेड हो चुका है, मतलब कि इसको अब मोंगोडीबी के नए वर्जन से हटा दिया गया है। उसकी जगह पे ये दोनों ऑपरेटर्स आते हैं नीचे वाले। इसकी हेल्प से हम बेसिकली कर क्या सकते हैं, हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर हम अपनी कोई भी एक लिमिट लगाकर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से देकर किसी स्ट्रिंग को बीच में से कट करके ला सकते हैं। उसके बाद है रिप्लेस वन और रिप्लेस ऑल। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, उसमें से हमने किसी वर्ड को या कैरेक्टर को रिमूव करके कुछ और रिप्लेस करना है, तब हम इनका यूज करते हैं। उसके बाद आता है कॉनकैट। कॉनकैट में बेसिकली हम क्या करते हैं, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स की वैल्यू को आपस में जोड़ देते हैं, मतलब कि मर्ज कर देते हैं। और इसका उल्टा होता है स्प्लिट। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग आ रहा है तो हम वहां पर उस स्ट्रिंग को बीच में से तोड़ के उसको एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सभी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फिर आता है हमारे पास एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। एल का मतलब होता है लेफ्ट ट्रिम, राइट ट्रिम और ट्रिम। ये तीनों क्या करते हैं, ये हमारी जो स्ट्रिंग की वैल्यूज होती हैं उसमें जो लेफ्ट और राइट में एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही होती हैं उनको हटाने का काम करते हैं। उसके अलावा भी हम इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पास करके उसको भी यहां से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास डेट फ्रॉम स्ट्रिंग। अगर हमने मोंगोडीबी के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट सेव की हुई है तो उसमें से जो मोंगोडीबी का ओरिजिनल वर्जन है डेट का, आईएसओ वर्जन, उसको निकाल के लाना। और इसका उल्टा करता है डेट टू स्ट्रिंग। अगर हमने डेट फॉर्मेट में ही, जो मोंगोडीबी का अपना फॉर्मेट है उसमें डेट सेव की हुई है, उसमें से पर्टिकुलर मंथ, डेट वगैरह कुछ निकालना हो तब हम इसका यूज करते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है इंडेक्स ऑफ बाइट, इंडेक्स ऑफ सीपी। इन दोनों का बेसिकली एक ही काम होता है। ये हम इसके अंदर किसी एक स्ट्रिंग को फाइंड करते हैं और अगर वो हमारे को स्ट्रिंग या वर्ड जो भी हम स्ट्रिंग में फाइंड कर रहे हैं अगर मिल जाता है तो ये हमारे को उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। इसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स सर्चेस करना चाहते हैं स्ट्रिंग के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के तीन अलग अलग से ऑपरेटर्स आते हैं, रेगएक्स फाइंड, रेगएक्स फाइंड ऑल, रेगएक्स मैच। आइए अब इसके बाद देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स को लिखने का बेसिकली तरीका क्या है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट का आईडी आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है और एज आ रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को मर्ज करके एक कॉलम बनाना चाहता हूँ, जैसे फुल नेम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एग्रीगेट फंक्शन को यूज करूंगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं ये भी एग्रीगेट के ही सब मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डीबी, उसके बाद अपनी कलेक्शन का नाम और उसके बाद एग्रीगेट। अब जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि एग्रीगेट के अंदर राउंड बेसिस के अंदर हम सबसे पहले लगाते हैं एरे, क्योंकि हम बहुत सारे एग्रीगेट मेथड्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। अब इसी के अंदर आकर मैं अपना स्ट्रिंग का एक ऑपरेटर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है कॉनकैट। ये देखिए, तो यहां पर सबसे पहले मैं लगाऊंगा करली ब्रेसेस और यहां पे अपना प्रोजेक्ट ऑपरेटर को यूज करूंगा। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने डाटा को शो करना हो, जो भी हमारे डाटाबेस के अंदर, कलेक्शंस के अंदर डाटा है उसके अंदर पर्टिकुलर डाटा को शो करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद यहां पर मैंने अपना एक कस्टम कॉलम बना लिया। आप नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है फुल नेम। अब इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर लगाकर मैंने यहां पर अपना स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज किया जिसका नाम है कॉनकैट। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, कॉनकैट क्या करता है, दो अलग अलग स्ट्रिंग की वैल्यूज को आपस में मर्ज कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पे पहली वैल्यू है फर्स्ट नेम और फिर है लास्ट नेम। ये देखिए, मैंने एक एरे बनाकर पहले लिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बीच में भी एक वैल्यू ली है स्पेस के लिए, कि जब भी इन दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू को मर्ज करे तो उनके बीच में आनी चाहिए एक स्पेस। बिल्कुल इसी तरह से प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने सारे स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि सारे ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज करेंगे। यहां पर देखिए, मैंने यहां पर विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर मोंगोश नाम की कमांड का यूज करूंगा। इस कमांड को लिखने से होगा क्या, हमारा मोंगोडीबी का सर्वर रन हो जाता है। ये देखिए, रन हो चुका है। अब इसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं प्रेस करके कंट्रोल एल। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको सारे डाटाबेसेस शो करता हूं। तो उसकी कमांड है शो डीबीएस।
और ये देखिए यहाँ पर कई डाटाबेसेस आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्कूल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्कूल। ये देखिए अब इसके अंदर हमने जितनी भी कलेक्शंस बना रखी हैं उनको भी एक बार मैं आपको शो कर देता हूं। ये देखिए यहां पर कई कलेक्शंस आ रही हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम कलेक्शंस यूज करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स 2 और स्टूडेंट्स 3। सबसे पहले मैं यहां पर कलेक्शन यूज करने वाला हूं जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो उसके अंदर जितना भी डाटा मैं एक बार आपको शो कर देता हूं। तो उसके लिए मैंने कमांड लिखी है db.students.find और ये देखिए यहां पर टोटल 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जिसके अंदर उसका आईडी आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ है यहां पर मैंने अलग अलग फॉर्मेट में सेव की है। यहां पे आप देख रहे हैं यहां पर जो फॉर्मेट है उससे नेक्स्ट स्टूडेंट जो है उसके केस में यहां पर फॉर्मेट अलग है। और बिल्कुल एक स्टूडेंट है 4 नंबर पे जॉन अब्राहम, उसके केस में बिल्कुल ही अलग है। यहां पर हमने डेट के साथ टाइम भी सेव करवाया। और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर वीकडे भी लिखा हुआ है वेडनेसडे। तो हर केस में यहां पर डेट का फॉर्मेट अलग अलग हमने सेव किया है। ये जो फॉर्मेट है डेट का ये मोंगोडीबी का अपना फॉर्मेट नहीं है, ये हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसे सेव कर दिया है। तो इसको मोंगोडीबी के डेट फॉर्मेट में कैसे शो करना है वो भी हम सीखेंगे। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहला जो ऑपरेटर है जिसका नाम है अपर केस, जिसमें जो स्टूडेंट का नेम आ रहा है इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर अपना नोटपैड ओपन कर लिया ताकि आपको समझना आसान रहे। तो यहां पर मैं लिखता हूं डीबी डॉट कलेक्शन का नाम, हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स डॉट एग्रीगेट और इसके अंदर लगा लेता हूं स्क्वायर ब्रेसेस। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मुझे लगानी है कर्ली ब्रेसेस। अब यहां पर सबसे पहले मैं अपना ऑपरेटर यूज करने वाला हूं एग्रीगेट ऑपरेटर जिसका नाम है प्रोजेक्ट। अब इसी के अंदर आकर मैं यहां पर प्रोजेक्ट में बताऊंगा कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं। देखिए यहां पर सिर्फ मैं एक नेम नाम का ही कॉलम देखना चाहता हूं, मगर उसके लिए मैं यहां पर अपने कस्टम कॉलम बना लेता हूं जिसका नाम है अपर केस। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पर आप नेम भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं अपना टू अपर नाम का एक ऑपरेटर यूज करूंगा जो स्ट्रिंग का पहला ऑपरेटर है। तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉलर का साइन टू अपर। यहां पर जो यू है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और इसके अंदर आ जाएगा हमारे कॉलम का नेम। तो हमारे कॉलम का नेम है बेसिकली नेम। तो उससे पहले मैंने यहां पर डॉलर का साइन लगाऊंगा और लिखूंगा नेम। ये देखिए तो सबसे पहले मैंने एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया है, उसके अंदर आकर मैंने प्रोजेक्ट ऑपरेटर का यूज किया है और इसके अंदर मैंने अपना एक कस्टम कॉलम बनाया है। ये नेम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने टू अपर नाम का एक ऑपरेटर को यूज किया है जो किसको कन्वर्ट करेगा, नेम नाम की जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी स्ट्रिंग वैल्यूज उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर देखिए मैंने इसे कॉपी किया। सबसे पहले मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, एंटर। ये देखिए अब हमारे यहां पर सिर्फ 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं आईडी और अपर केस। ये मेरा कस्टम कॉलम नेम है। इसके अंदर देखिए जो स्टूडेंट का नेम है वो अब अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है कैपिटल लेटर में। अगर मैं इसे उल्टा काम करना चाहता हूं, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, वो भी कर सकता हूं। तो उसके लिए हमारे पास यहां पर ऑपरेटर का नाम आता है टू लोअर और यहां पर भी मैं कस्टम कॉलम का नेम चेंज कर देता हूं लोअर केस। मैंने इसे कॉपी किया, स्क्रीन को क्लियर करता हूं, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए अब यहां पर जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं नेम के अंदर वो सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। जबकि मैंने यहां पर जो डाटाबेस में नेम सेव किए हुए हैं उनमें जो नेम का जो पहला वर्ड है उसका जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में सेव कर रखा है, ए भी और के भी, मगर वो भी सब यहां पर लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहां पर लोअर केस का यही मतलब होता है सारे कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद जो हम ऑपरेटर करने वाले हैं वो 2 ऑपरेटर्स जो है वो लेंथ को काउंट करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ को। अब मैं देखना चाहता हूं कि नेम के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो इसके 2 अलग अलग से ऑपरेटर्स आते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर स्ट्रिंग लेंथ बाइट्स। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, प्रोजेक्ट के अंदर ही सबसे पहले मैं यहां पर एक कस्टम कॉलम बना लेता हूं जिसमें मैं लेंथ काउंट करने वाला हूं। तो इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूं, जैसे लेंथ इन बाइट्स रख देता हूं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप यहां पर कुछ भी नेम ले सकते हैं, यहां पर आप काउंट भी लिख सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं अपना ऑपरेटर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है strlenbytes, स्ट्रिंग लेंथ बाइट्स। इसमें जो एल और बी है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और इसके बाद आएगा कॉलम का नेम। जो भी यहां पर कॉलम आप दे रहे हैं उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर होनी चाहिए, तभी ये उसकी लेंथ काउंट कर पाएगा। इसी के साथ में यहां पर मैं प्रोजेक्ट के अंदर जो ओरिजिनल कॉलम है जिसका नाम है नेम उसको भी शो करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर उस कॉलम का नेम लिखता हूं और उसके आगे लिख देता हूं 1, जिसका मतलब है कि मैं इस कॉलम को भी देखना चाहता हूं। तो मैंने इसे कॉपी किया,
क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए यहां पर जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनकी बाइट्स कितनी बन रही हैं उसकी लेंथ इसने काउंट की है। देखिए जो यहां पर ये फंक्शन काम कर रहा है, ये हर कैरेक्टर को एक बाइट एज ए कंसीडर कर रहा है। ए अलग बाइट है, के अलग बाइट है, एस अलग बाइट है। मैं इसको काउंट करके दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे यहां पर स्पेस को भी है यहां पर काउंट कर रहा है, 8 9 10 11 12। तो देखिए टोटल 12 बाइट्स हैं, तो इसने यहां पर आंसर में लेंथ काउंट की है 12। बिल्कुल इसी तरह से हर नेम को इसने यहां पर काउंट करके बाइट्स में यहां पर हमारे को रिटर्न किया है। बिल्कुल ऐसे ही एक फंक्शन और होता है, वो भी सेम ही वर्क करता है, उसका नाम होता है स्ट्रिंग लेंथ सीपी। सीपी का मतलब कोड पॉइंट। तो उसके लिए सिर्फ आपको यहां पर ही जाकर चेंज करना है, यहां पर बाइट्स की जगह लिख देना सीपी। सीपी को आपने यहां पर कैपिटल लेटर में लिखना है। अब इस फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, ये भी लेंथ ही काउंट करता है स्ट्रिंग की, मगर ये बाइट्स को नहीं देखता, ये कैरेक्टर्स को काउंट करता है। तो सेम ही काम करता है। बाइट्स में ऐसा होता है कि हर कैरेक्टर की यहां पर बाइट्स चेंज भी हो सकती है, मगर सीपी में सिर्फ कैरेक्टर ही काउंट होते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर भी लिख देता हूं, इसका नेम चेंज कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं कोड पॉइंट्स, कि जो हम लेंथ काउंट कर रहे हैं वो कोड पॉइंट्स में है। यहां पर आप कॉलम का नेम कुछ भी रख सकते हैं। कोड को मैंने कॉपी किया, ये देखिए यहां पर भी ये वही आंसर दे रहा है जो हमारा लेंथ बाइट्स वाला ऑपरेटर आंसर दे रहा था। यहां पर भी आप काउंट करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल वही 12 काउंट इसने यहां पर रिटर्न किया, मगर यहां पर ये बाइट्स में इसको काउंट नहीं कर रहा, ये हर कैरेक्टर को अलग अलग कोड पॉइंट एज ए काउंट कर रहा है। अब इसके बाद हम एक ऑपरेटर करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग केस कंपेयर। इस ऑपरेटर की हेल्प से हम करते क्या है, बेसिकली हम स्ट्रिंग के अंदर ही स्ट्रिंग को फाइंड करते हैं। अगर इसको एग्जैक्ट मैच मिल जाता है तब ये रिटर्न करता है 0। अगर यहां पर आ जाता है -1 तो इसका मतलब है इसे स्ट्रिंग नहीं मिला है, वो इससे स्मॉलर है। और अगर आंसर में रिटर्न होता है 1 तो इसका मतलब जो है हमारा स्ट्रिंग ग्रेटर है। तो इसके अंदर मैं किसी एक स्ट्रिंग को फाइंड करके दिखाता हूं। देखिए मैं यहां पर पूरे डेटाबेस के अंदर सर्च करना चाहता हूं अक्षय कुमार को। तो इसके लिए यहां पर मैं कस्टम कॉलम का नेम चेंज कर देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, जैसे यहां पर लिख देता हूं कंपैरिजन। और इसके अंदर अपना ऑपरेटर यूज कर लेता हूं स्ट्रिंग केस सीएमपी, स्ट्रिंग केस कंपेयर। और इसके अंदर हमारे को यहां पर एक एरे लेना होता है। एरे के अंदर जो सबसे पहली फील्ड होती है वो होता है हमारे कॉलम का नेम, जिसके अंदर हम सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद मैं यहां पर बताता हूं जो स्ट्रिंग मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं, जिसको मेरे को बेसिकली कंपेयर करना है। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं अक्षय कुमार, ये देखिए। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक करके पेस्ट, एंटर। और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि अक्षय कुमार के आगे कंपैरिजन में वैल्यू आई है 0। इसका मतलब इसको एग्जैक्ट मैच मिल चुका है। और बाकी में देखिए यहां पर आंसर आ रहा है 1। इसने कंपेयर कैसे किया है, देखिए अगर 1 यहां पर आंसर आता है इसका मतलब जो ये वैल्यूज हैं ये सारी उस वैल्यू से ग्रेटर है। यहां पर आप देख रहे हैं ये एस है, ए पहले आता है और एस बाद में आता है, तो एस ग्रेटर बना, डी जे के ये सब ग्रेटर है ए से। और अगर मैं यहां पर जो ये मैंने एग्जैक्ट लेटर लिखे हैं इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता हूं, यहां पर अक्षय का ए और कुमार का के मैं स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता हूं। इसको दोबारा से कॉपी करके यहां पर कंपेयर करके दिखाता हूं। तो देखिए अब भी एग्जैक्ट आंसर ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा ये फंक्शन है जिसका नाम है स्ट्रिंग केस कंपेयर, ये केस इनसेंसिटिव है। मतलब कि यहां पर ये जो वैल्यूज हैं ये अपर केस में हो या लोअर केस में, अगर इसको एग्जैक्ट कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो ये आंसर में 0 ही रिटर्न करेगा। अब इसके बाद जो हम ऑपरेटर्स करने वाले हैं वो है सब str। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू है, हम उसमें से कोई वैल्यू निकाल के लाना चाहते हैं। जैसे मैं यहां पर ये पूरे नेम में से सिर्फ अक्षय को निकालना चाहता हूं, या यहां पर मान सिर्फ man को ही निकालना चाहता हूं, तो इसके लिए हम यहां पर सब str नाम का ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो यहां पर अभी के लिए मैं नेम को यहां से हटा देता हूं और यहां पर अपने कस्टम कॉलम का नेम कुछ भी लिख देता हूं, जैसे लिख देता हूं सब स्ट्रिंग। अब हमारे जो ऑपरेटर का नाम है वो है सब str। देखिए जो ये ऑपरेटर है ये अब मोंगोडीबी के नए वर्जन से हटा दिया गया है। इसकी जगह पे 2 नए ऑपरेटर्स आए हैं, तो उसके लिए हम यहां पे क्या लिखते हैं सब str बाइट्स। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं मोंगोडीबी का, तब वहां पर आप सिर्फ यही नाम का ऑपरेटर यूज करेंगे, और मोंगोडीबी के नए वर्जन में आप इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसके अंदर भी हमें एरे ही लेना होता है, और हमारे को सबसे पहले बतानी होती है फील्ड कि जिसके अंदर से हमने सब स्ट्रिंग निकालना है। और इसके बाद हम यहां पर 2 न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हैं। सबसे पहली वैल्यू होती है कि स्टार्टिंग कहां से करनी है, इंडेक्स नंबर क्या है उसका।
तो जैसे मैं देता हूं स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर होता है 0। उसके बाद मैं यहां पर कितने कैरेक्टर्स उठाना चाहता हूं, तो मैं यहां पर 5 कैरेक्टर्स उठाना चाहता हूं। आप यहां पर चेंज भी कर सकते हैं स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। अभी मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं। अभी आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर यूजर का फुल नेम यहां पर शो हो रहा है। अगर मैं यहां पर इंडेक्स नंबर देखूं तो सबसे पहला इंडेक्स नंबर होता है 0। 0 पे आ रहा है ए, तो 0 1 2 3 4 5, तो वाई तक ये पूरा जो एक वर्ड है इसको उठा लेगा। तो हर केस में ऐसे ही करेगा। तो यहां पर मैंने क्लियर किया स्क्रीन को, यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट और यहां पर एंटर करता हूं। और ये देखिए सभी स्टूडेंट्स के केस में यहां पर इसने 5 ही कैरेक्टर्स को उठाया है। बेशक उसका नाम कट गया, यहाँ पे सलमान का नाम यहाँ पर एन हट गया तो सलमा लिखा हुआ आ रहा है। दीपिका के केस में यहाँ पर सिर्फ दीपी आ रहा है यहाँ पर, और जॉन के केस में तो यहाँ पर स्पेस को भी इसने उठा लिया है। तो यही सब स्ट्रिंग का यहाँ पर यूज होता है। इसमें मैं थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्टिंग करें और उसके बाद जितने 5 कैरेक्टर्स है उनको यहाँ पर पिक करें। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, एंटर, और ये देखिए यहाँ 2 नंबर पे एस से स्टार्टिंग हो रही थी और उसके बाद इसने 5 कैरेक्टर्स उठाए हैं। लास्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेस को भी इसने यहाँ पर पिक कर लिया। हर केस में इसने ऐसे किया। तो यही होता है सबस्ट्रिंग। ये सबस्ट्रिंग नाम का जो मेथड होता है ये जावास्क्रिप्ट में भी होता है, पीएचपी में भी होता है और पाइथन में भी होता है। तो यहाँ पर अभी हम जो सबस्ट्रिंग निकाल रहे थे वो यहाँ पर बाइट्स की हेल्प से निकाल रहे थे। इसको मैं कोड पॉइंट की हेल्प से भी निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए हम लिखते हैं सब str cp, cp मतलब कोड पॉइंट, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो जैसा रिजल्ट अभी आपको दिख रहा था यहाँ पर बिल्कुल सेम रिजल्ट कोड पॉइंट के केस में भी आता है, मगर वो वहां पर बाइट्स को काउंट नहीं करता। ये देखिए आप देख रहे हैं कि सेम ही रिजल्ट आ रहा है। मैंने यहां पर लिखा 2 से स्टार्टिंग करे और 5 नंबर तक चले। अब इसके बाद जो हम ऑपरेटर्स करने वाले हैं, 2 ऑपरेटर्स, उसका नाम है रिप्लेस वन और रिप्लेस ऑल। इन दोनों का काम सेम ही होता है, ये रिप्लेस ही करते हैं। मगर रिप्लेस वन क्या करता है, हम जो भी फाइंड करके रिप्लेस करने को कहते हैं ये सिर्फ पहले ही फाइंड को, जो उसको सबसे पहला वो स्ट्रिंग फाइंड में मिल जाता है, सिर्फ उसी को रिप्लेस करता है। और रिप्लेस ऑल उसको उस स्ट्रिंग में अंदर जितनी बार रिपीटेशन में सेम स्ट्रिंग मिलेगा उन सबको रिप्लेस कर देता है। तो देखिए इसे हम कैसे यूज करेंगे। यहां पर मैं एक नया कस्टम कॉलम बना लेता हूं, जैसे अपडेटेड स्ट्रिंग। आप यहां पर नेम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये नेम लिया। इसके बाद आता है हमारे पास यहां पर हमारे ऑपरेटर का नेम, जिसका नाम है रिप्लेस वन। ये सिर्फ एक ही वर्ड को रिप्लेस करेगा या कैरेक्टर को जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, जो भी इसे सबसे पहला मिलेगा। अब इसके अंदर आकर हमारे को यहां पर कर्ली ब्रेसेस लेनी होती हैं और यहां पर हमारे को 3 अलग अलग पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट, फिर फाइंड और रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इनपुट। इनपुट के अंदर मेरे को यहां पर अपनी फील्ड का नाम बताना होता है। तो हमारी फील्ड का नाम है यहां पर नेम, जिसके अंदर मैं कुछ भी फाइंड करके रिप्लेस करना चाहता हूं। इसके बाद हमारे पास यहां पर एक फील्ड आती है जिसका नाम है फाइंड, कि फाइंड बेसिकली करना क्या है। तो मैं चाहता हूं कि सभी रिकॉर्ड्स में फाइंड करे खान नाम का एक वर्ड। अगर इसे खान मिल जाता है तो उसकी जगह पे इसने रिप्लेस करना है किसी और वर्ड को। तो जिस वर्ड से भी मैं रिप्लेस करना चाहता हूं उसके लिए मैं यहां पर थर्ड फील्ड लूंगा रिप्लेसमेंट। ये देखिए अब मैं चाहता हूं कि जहां जहां पर भी खान मिल रहा है वहां पर ये किसी और वर्ड से रिप्लेस कर दे। तो जैसे मैं ले लेता हूं जैसे कपूर। तो रिप्लेस वन क्या करेगा, ये सारी डाटाबेस की सारी वैल्यूज को चेक करेगा और ये चेक करेगा नेम नाम के कॉलम के अंदर, और जहां जहां पर भी इसे खान मिलता रहेगा उसको ये रिप्लेस कर देगा कपूर से। अब अगर यहां पर जो नेम नाम की फील्ड है उसमें खान 2 बार आ रहा होगा तो ये सिर्फ पहले ही खान को रिप्लेस करेगा कपूर से, दूसरे खान को ये रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि इस ऑपरेटर का नाम है रिप्लेस वन। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, राइट क्लिक करता हूं, एंटर, और ये देखिए यहां पर सलमान की कास्ट थी खान, तो इसने रिप्लेस कर दिया कपूर से। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर भी है जिसका नाम है रिप्लेस ऑल। तो उसके लिए मैं यहां पर कोई अपनी कस्टम वैल्यू ही लूंगा। तो यहां पर मैं ये फील्ड नहीं ले रहा क्योंकि मेरे पास अभी ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर बहुत सारा बड़ा लंबा स्ट्रिंग हो। तो यहां पर मैं खुद की एक वैल्यू डाल देता हूं। मैं लिख रहा हूं माई नेम इज खान एंड हिज नेम इज खान। ये देखिए तो इस तरह से मैं अपनी कस्टम स्ट्रिंग भी यहां पर ऐड कर सकता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि खान जो वर्ड है वो 2 बार आ रहा है, पहली बार ये और लास्ट में भी खान आ रहा है। तो यहां पर मैं खान को ही फाइंड करके कपूर से रिप्लेस करना चाहता हूं। तो अगर मैं रिप्लेस वन का यूज करूंगा तो ये सिर्फ पहले ही खान को रिप्लेस करेगा। मैं इसका एग्जांपल आपको पहले दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर इसने पहले ही खान को रिप्लेस किए, दूसरे वाले खान में यहां पर इसने कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं किया। ये 5 बार इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे डाटाबेस कलेक्शन के अंदर 5 ही रिकॉर्ड्स थे।
अब मैं दोनों खान को यहां पर रिप्लेस करना चाहता हूं, तो इसके लिए हमारे पास यहां पे दूसरा ऑपरेटर आता है, रिप्लेस ऑल। यहां पर जो ए है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहां पर मैंने पेस्ट किया और यहां पर एंटर, और ये देखिए यहां पर भी इसने खान को कपूर में कन्वर्ट कर दिया और यहां पर भी इसने रिप्लेस कर दिया खान को कपूर से। तो एक्चुअल लाइफ में तो हम इस तरह से कोई स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं, हम यहां पर किसी फील्ड का ही नाम लेंगे जो भी हमारी कलेक्शन के अंदर होगी, जैसे नेम हो गया या कोई मैसेज हो गया, और रिप्लेस क्या करेगा, वो उसमें से पर्टिकुलर वर्ड को जो भी हम फाइंड कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर देगा हमारी रिप्लेसमेंट के अंदर जो भी वैल्यू होगी। अब इसके बाद मैं यहां पर आपको दो ऑपरेटर्स करने वाला हूं, स्प्लिट और कॉनकैट। स्प्लिट क्या करता है, बेसिकली जैसे हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ रहा है, इसको यहां पर जहां पर भी हम स्पेस आ रही है, आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम स्पेस आ रही है, वहां से मैं इसको तोड़ के स्प्लिट करके एक एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर स्प्लिट नाम का ऑपरेटर को यूज करता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया और सबसे पहले मैं यहां पर अपनी कस्टम फील्ड का नाम यहां पर चेंज कर लेता हूं। इसका नाम मैं रख देता हूं वर्ड्स। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, और इसी के अंदर यहां पर मैं अपना ऑपरेटर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है स्प्लिट। अब स्प्लिट के अंदर बेसिकली हमारे को लेना होता है एक एरे, और एरे के अंदर यहां पर हमें सबसे पहले अपनी फील्ड का नाम बताना है कि जिसमें से हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो जो भी मैं इसके अंदर नाम लूंगा फील्ड का, उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू ही होनी चाहिए। तो हमारे केस में यहां पर नेम नाम का एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो रही है, और इसके बाद मुझे बताना है कि मैं स्प्लिट कहां से करना चाहता हूं। तो इसके अंदर मैं यहां पर स्पेस ऐड कर देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे नेम में अक्षय और कुमार जैसे एक नेम है, उन दोनों के बीच में एक स्पेस आ रही है, तो मैं स्पेस से स्प्लिट करना चाहता हूं। इसके अंदर हम यहां पर कोई भी कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं या फिर यहां पर कोई भी वर्ड भी पास कर सकते हैं, जहां से भी मैं उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहता हूं। तो देखिए मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, एंटर, और ये देखिए इसने क्या किया, अक्षय और कुमार दो एक ही वर्ड के अंदर थे पहले, और इसने उन दोनों को स्प्लिट करके एक एरे बना दिया। आप देख रहे हैं यहां पर आ रही है स्क्वायर ब्रेसेस, तो इसने दो अलग अलग वैल्यू डाल दी, इंडेक्स नंबर 0 पे अक्षय और 1 पे कुमार। बिल्कुल इससे उलट होता है जिसका नाम होता है कॉनकैट। तो उसके लिए हम यहां पर दूसरी कलेक्शन का यूज करने वाले हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो हमारी कलेक्शन का जो नाम है दूसरी कलेक्शन का, उसका नाम है स्टूडेंट्स 2। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 फील्ड्स हैं, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एज है। तो यहां पर ये दो अलग अलग फील्ड जो है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन दोनों को मैं आपस में मर्ज करना चाहता हूं, मतलब कि जोड़ना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर कॉनकैट नाम का ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो यहां पर मैं कस्टम फील्ड का नाम चेंज कर लेता हूं फुल नेम, और उसके बाद मैं यहां पर अपना ऑपरेटर यूज करूंगा जिसका नाम है कॉनकैट। कॉनकैट के अंदर मेरे को एक एरे बनाना होता है, तो हमने ऑलरेडी एक एरे बना रखा है। इसके अंदर जो हमारी एक फील्ड है उसका नाम है फर्स्ट नेम, और इसी के साथ मैं यहां पर एक स्पेस भी ऐड कर रहा हूं, और इसके बाद थर्ड वैल्यू लूंगा जो हमारी सेकंड फील्ड है, उसका नाम है लास्ट नेम। ये देखिए, तो मैं इन दोनों फील्ड्स को मर्ज कर रहा हूं और इनके बीच में स्पेस भी डाल रहा हूं। यहां पर अगर मैं स्पेस नहीं डालना चाहता तो यहां पर मैं हाइफन वगैरह का भी यूज कर सकता हूं, या कुछ और साइन लेना चाहता हूं वो भी दे सकता हूं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इसमें स्पेस ऐड कर रहा हूं। तो मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, और ये देखिए यहां पर एक गलती हुई है। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर स्टूडेंट्स ही लिखा हुआ, मगर यहां पे हमारी कलेक्शन का नाम अलग था, उसका नाम था स्टूडेंट्स 2। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट्स 2। इसी के अंदर ये दोनों फील्ड्स बनी हुई थी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और ये देखिए यहां पर अब दो फील्ड्स आ गई हैं, आईडी और फुल नेम। और फुल नेम के अंदर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इसने मर्ज कर दिया है, बीच में स्पेस भी ऐड कर दी है। स्पेस की जगह पे अगर आप कोई और साइन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर प्लेस कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक ऑपरेटर कराता हूं जिसका नाम है टू स्ट्रिंग। तो उसके लिए मैं दोबारा से आपको स्टूडेंट्स 2 नाम की कलेक्शन का डाटा दिखा रहा हूं। ये देखिए अब यहां पर एक फील्ड है जिसका नाम है एज, और एज के अंदर आप देख रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। अब इस न्यूमेरिक वैल्यू वाली फील्ड का जिसका नाम है एज, इसको अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहां पे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टू स्ट्रिंग। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर कस्टम फील्ड का नाम कुछ भी रख लेता हूं, जैसे यहां पर लिख देता हूं स्ट्रिंग फील्ड, और इसके अंदर ऑपरेटर का नाम आ जाएगा टू स्ट्रिंग। और इसके बाद मैं यहां पर लूंगा करली ब्रेसेस, ना कि स्क्वायर ब्रेसेस, और इसके अंदर आकर मुझे बताना होता है कि मेरी फील्ड का नाम क्या है। यहां पर एक गलती हुई है, यहां पर टू स्ट्रिंग के आगे मेरे को ये करली ब्रेसेस नहीं लेनी है, यहां पर सिर्फ फील्ड का नाम लेना है, और यहां पर मैंने डॉलर का साइन लगाना पहले, और उसके बाद अपने फील्ड का नाम। तो हमारी फील्ड का नाम है एज, तो मैं एज नाम की जितनी भी वैल्यूज है उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूं। ये एक्चुअल डाटा को अपडेट नहीं करता है, ये सिर्फ शो के टाइम पे, क्योंकि हम प्रोजेक्ट का ऑपरेटर सिर्फ तभी यूज करते हैं अगर हम अपनी कलेक्शन के डाटा को शो कर रहे हैं।
तो सिर्फ उसी टाइम पे ये फील्ड्स को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखाएगा। तो मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर, और ये देखिए अब यहां पर एक कस्टम फील्ड बन चुकी है, स्ट्रिंग फील्ड। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मगर यहां पर गौर कीजिए, जो हमारी ये न्यूमेरिक वैल्यू है 25, इसको इसने यहां पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर आप देख रहे हैं सिंगल कोट्स आ चुके हैं। तो यही इस ऑपरेटर का काम होता है, टू स्ट्रिंग का। ये किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की फील्ड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हम इस पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ भी इस पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम 3 ऑपरेटर्स करने वाले हैं, वो उनका मतलब है ट्रिम। ट्रिम का मतलब जो नेम से पहले या किसी भी स्ट्रिंग से पहले स्टार्टिंग में या फिर एंड में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही होती हैं, उनको हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक ओरिजिनल डाटा दिखाता हूं। तो यहां पर मैं स्टूडेंट्स नाम की जो हमारी कलेक्शन है उसका डाटा आप देख सकते हैं। यहां पर ये नेम आ रहे हैं, और नेम से पहले आप देख रहे हैं यहां पर कोई भी स्पेस नहीं है। ए से पहले यहां पर कोई स्पेस नहीं है, किसी भी नेम से पहले कोई स्पेस नहीं है, ना ही इनके एंड में कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं। तो मैं एक अलग से इसके अंदर एक न्यू डाटा इंसर्ट करता हूं 6 नंबर पे, जिसके अंदर मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल देता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर कमांड लिख लेता हूं, db.students.insert1। ये हमारी कमांड है इंसर्ट करने के लिए, जो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास कॉलम है वो है आईडी, और आईडी की मैं वैल्यू दे रहा हूं यहां पे 6, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 5 रिकॉर्ड्स हैं। इसके बाद हमारे पास यहां पे एक फील्ड है जिसका नाम है नेम, और नेम के अंदर अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं यूजर का नेम टेस्ट। और इसके बाद भी देखिए मैंने यहां पर बहुत सारी स्पेसेस डाल दी, स्टार्टिंग में भी स्पेस आ रही है, एंड में भी स्पेस आ रही है। अब ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हम अपने डाटाबेस में सेव नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम Node.js या किसी भी लैंग्वेज के साथ MongoDB को यूज करते हैं और वहां पर हम फॉर्म्स का यूज करते हैं, फॉर्म को जब एंट्री करवा रहे होते हैं यूजर से, तो वहां पर गलती से उससे कोई स्पेस ऐड हो सकती है, यहां पर स्टार्टिंग में या फिर एंड में। तो इस स्पेस को हटाने का काम हम यहां पर MongoDB से भी कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं इंसर्ट करके दिखाता हूं। तो मैंने इसे कॉपी किया, ये देखिए हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है। एक बार मैं अभी आपको शो करता हूं। ये देखिए 6 नंबर पे यहां पर एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम है टेस्ट, और इसके नेम से स्टार्टिंग में भी स्पेस आ रही है और एंड में भी एक स्पेस आ रही है। अब अगर आप यहां पर सिर्फ लेफ्ट साइड की स्पेस को हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास यहां पे मेथड आता है lstrim, और राइट साइड की स्पेस को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड आता है rtrim। rtrim मतलब राइट से ट्रिम। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट ट्रिम को आपको यूज करके दिखाता हूं। तो नीचे वाले मैंने कमांड को डिलीट कर दिया। अब यहां पर मैं अपनी कस्टम फील्ड का नाम कुछ भी ले लेता हूं, जैसे मैं रख देता हूं इसका नाम ट्रिम्ड। आप नेम कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये नाम ले रहा हूं। और इसके बाद मैं अपना ऑपरेटर यूज करूंगा ltrim। L का मतलब होता है लेफ्ट ट्रिम, और इसके अंदर अपनी फील्ड का नाम दूंगा जिसका नाम है नेम, जिसमें से मैं ट्रिमिंग करना चाहता हूं लेफ्ट साइड की। अब जब हम लेफ्ट ट्रिम के अंदर इस तरह से फील्ड लेते हैं तो सिर्फ ऐसे नहीं लेते हैं, उसके लिए हमारे को यहां पर 2 अलग अलग फील्ड्स लेनी होती हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर कर्ली ब्रेसेस लेता हूं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहली फील्ड होगी वो होगी हमारी नेम। और इसके बाद मेरे को यहां पर बताना है कि मेरे को यहां पर क्या चीज को रिमूव करना है। मैं यहां पर स्पेस को भी रिमूव कर सकता हूं, या पर्टिकुलर किसी साइन को भी रिमूव कर सकता हूं। कई बार करेंसी के साइन आ रहे होते हैं जैसे डॉलर, रुपीस वगैरह, उनको भी मैं यहां से रिमूव कर सकता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहां पर एक प्रॉपर्टी लेनी है जिसका नाम है कैर्स। कैर्स मतलब कैरेक्टर्स, और इसी के अंदर जाकर मुझे बताना होता है कि क्या चीज रिमूव करनी है। तो मैं अभी के लिए इसमें स्पेस रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर भी इसे स्टार्टिंग में स्पेस मिलेगी, ये उसको रिमूव कर देगा। तो मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर आता हूं, और यहां पर सबसे पहले यहां पर एक एरर आ रही है, जैसे मैंने इसे पेस्ट किया, यहां पर एक गलती हुई है, ये दिखा रहा है यहां पर जो ये नेम है इसको मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकता। इसके लिए एक अलग से प्रॉपर्टी आती है, जैसे कैर्स है वैसी एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है इनपुट। तो यहां पर मैं उसको लेना मिस कर दिया, तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं इनपुट कॉलन। ये देखिए, अब इनपुट के अंदर फील्ड का नाम आता है, और यहां पर कैर्स के अंदर हम उस स्ट्रिंग को बताते हैं जिसको मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो मैंने इसे दोबारा से कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, और ये देखिए यहां पर अभी भी गलती हुई है, यहां पर हमने कलेक्शन का नाम चेंज नहीं किया है। तो हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स। कॉपी, क्लियर, राइट क्लिक। ये देखिए, अब यहां पर देखिए टेस्ट से पहले जो स्पेस आ रही थी वो सारी हट चुकी है। अगर किसी भी फील्ड के अंदर स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड से कोई स्पेस आ रही होगी तो ltrim क्या करता है, उसको हटा देता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर उसी को पास किया। अगर यहां पर स्टार्टिंग में कोई डॉलर वगैरह का साइन आ रहा होता या किसी और चीज का साइन आ रहा होता, उसको भी हम इसके अंदर पास करके लेफ्ट से रिमूव कर सकते हैं।
अब अगर मैं राइट से सिर्फ स्पेस को रिमूव करना चाहता हूं, लेफ्ट से नहीं करना चाहता, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर आता है आर ट्रिम। तो उसके लिए जस्ट मेरे को एल की जगह लिख देना है आर। इसको मैं कॉपी करता हूं और ये देखिए इस कमांड ने क्या किया, लेफ्ट से कोई स्पेस नहीं रिमूव किया है, राइट साइड से जो स्पेस आ रही थी उसको यहां से रिमूव कर दिया। अगर मैं दोनों साइड से स्पेस को रिमूव करना चाहता हूं तो उसके लिए सिंपल ऑपरेटर आता है ट्रिम। तो उसके लिए मेरे को ना आर लिखना है ना एल, सिर्फ ट्रिम। और ये देखिए अब इसमें लेफ्ट साइड की स्पेस और राइट साइड की स्पेस सारी हट चुकी है। तो यही होता है हमारे ट्रिम ऑपरेटर का यूज कि वो लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों की स्पेस को रिमूव कर देता है। अब इसके बाद हम यहां पर डेट से रिलेटेड दो ऑपरेटर्स करने वाले हैं। सबसे पहला है डेट फ्रॉम स्ट्रिंग। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, स्टूडेंट्स नाम की जो हमारी कलेक्शन है उसका डाटा आपको एक बार शो करता हूं। ये देखिए अब इसके अंदर हमने एक फील्ड बनाई थी डीओबी, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट को सेव किया हुआ है। अलग अलग फॉर्मेट खुद से ही रख दिए, मगर मैं जब इसे शो करना चाहता हूं तो बूटस्ट्रैप का ही जो ओरिजिनल वे होता है आईएसओ डेट, जिसको हम पिछली वीडियोस में कर भी चुके हैं, जहां पर मैंने आपको सारी डाटा टाइप्स बताई थी, उस फॉर्मेट में से शो करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसी तरह से लिखेंगे एग्रीगेट को और उसके अंदर प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट के टाइम पे मैं यहाँ पर एक फील्ड ले लेता हूं जैसे डेट, या डीओबी भी लिख सकते हैं जो ओरिजिनल फील्ड का नेम है, और इसी के अंदर अपना ऑपरेटर यूज करूंगा जिसका नाम है डेट फ्रॉम स्ट्रिंग। यहां पर फ्रॉम का एफ और स्ट्रिंग का एस आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, और इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी लेनी है जिसका नाम है डेट स्ट्रिंग। ये बिल्कुल आपको ऐसी लिखनी है और इसके अंदर अपनी फील्ड का नाम बताना है। तो हमारी फील्ड का नाम है यहाँ पे डीओबी। इसके बाद हमें इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा फील्ड नहीं लेनी है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये देखिए तो मैंने अपनी कस्टम कॉलम का नाम बनाया है डेट, और उसके अंदर मैंने डेट फ्रॉम स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज किया है, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ली है जिसका नाम है डेट स्ट्रिंग, जिसके अंदर मुझे अपनी फील्ड का नाम बताना होता है जिसके अंदर डेट्स हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव की हुई हैं। तो ये डेट निकाल के देगा स्ट्रिंग में से। तो इसके साथ मैं यहां पर यूजर का नाम भी आपको शो कर देता हूं। तो मैंने यहां पर ले लिया नेम और उसकी वैल्यू दे दी 1। और ये देखिए जैसे मैंने इसे पेस्ट किया तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर जो डेट थी हमारी डेट ऑफ बर्थ में, उसको इसने मोंगोडीबी का जो अपना फॉर्मेट होता है आईएसओ डेट, उसमें यहां पर हमारे को शो कर दिया। तो आप डेट किसी भी फॉर्मेट में अगर सेव कर रहे हैं स्ट्रिंग में जो मोंगोडीबी का अपना मेथड नहीं है, तो शो के टाइम पे आप उसको इस तरह से शो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा ऑपरेटर कराता हूं डेट से रिलेटेड। अगर आपने आईएसओ फॉर्मेट में ही डेट सेव की हुई है, मगर उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में जो स्ट्रिंग के अपना अलग कोई भी तरीका होता है उसमें से आप सिर्फ डेट को शो करना चाहते हैं या मंथ को या ईयर को शो करना चाहते हैं, तो उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना कलेक्शन को चेंज करता हूं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे पास एक तीसरी कलेक्शन भी है जिसका नाम है स्टूडेंट्स 3। ये देखिए अब यहां पर सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स हैं और इसमें स्टूडेंट का आईडी, नेम और डेट ऑफ बर्थ आ रहा है जो हमने ऑलरेडी आईएसओ फॉर्मेट में सेव किया हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं कि डेट भी आ रही है, फिर यूजर का जो टाइम है डेट ऑफ बर्थ का, उसका टाइम भी हमने यहां पर सेव किया हुआ है जिसमें और आ रहा है, मिनट्स आ रहे हैं और सेकंड्स आ रहे हैं। अब इसमें से मैं पर्टिकुलर डेट का ही फॉर्मेट निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे ऑपरेटर का नाम चेंज करूंगा डेट टू स्ट्रिंग, कि डेट को स्ट्रिंग में यहां पर शो करना है, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में मैं इसे शो करना चाहता हूं। अभी यहां पर मैं आपको जो फॉर्मेट दिखा रहा हूं इसको डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, तो उसमें से सिर्फ मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एक एग्जांपल करके। देखिए जैसे मैं यहां पर सिर्फ ईयर शो करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा सबसे पहले परसेंट का साइन और उसके साथ कैपिटल लेटर में वाई। जो वाई होता है वो ईयर को शो करता है, और इसके बाद मैं मंथ भी शो करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम यहां पे लिखते हैं परसेंट एम, ये आपको स्मॉल लेटर में लेना है। और इसके बाद अगर मैं डेट भी शो करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा परसेंट डी। अगर मैं इसमें से हाइफन हटाना चाहता हूं ये हटा भी सकता हूं, या आगे पीछे करना चाहता हूं इनको, जैसे डेट पहले फिर मंथ और ईयर, जैसे एशिया में सेव करते हैं हम डेट्स को, तो उस फॉर्मेट में मैं इसे शो कर सकता हूं। इसके बाद मुझे यहां पर बताना होता है कि मेरा डेट की फील्ड कौन सी है, तो उसके लिए मैं यहां पर प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगा डेट, और हमारी फील्ड का नाम है डीओबी। ये देखिए ये डीओबी नीचे आ चुका है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर प्रोजेक्ट ऑपरेटर का यूज किया, उसके अंदर डेट नाम का अपना कस्टम कॉलम बनाया, और इसी के अंदर मैं अपना ऑपरेटर यूज कर रहा हूं डेट टू स्ट्रिंग, कि डेट को स्ट्रिंग में फॉर्मेट में शो करना है। तो सबसे पहले मैं अपना खुद का कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। वहां पर हम और भी डेट और मंथ से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेटर्स करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने इसके बाद एक प्रॉपर्टी ली है डेट, जिसके अंदर मैं अपनी फील्ड का नाम बताता हूं डीओबी।
मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक। यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली हमने कलेक्शन का नाम नहीं चेंज किया। हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स 3, जिसके अंदर बेसिकली ये फॉर्मेट की डेट है जिसमें डीओबी हमने आईएसओ फॉर्मेट में सेव की हुई है। तो मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूं और ये देखिए हमने वहां पर आईएसओ फॉर्मेट में डेट सेव की थी, मगर जिस फॉर्मेट में हमने बताया इस फॉर्मेट में हमें सिर्फ डेट देखनी है, तो इसने वही फॉर्मेट यहाँ पे शो कर दिया। यहां पर मैं डी को पहले भी लिख सकता हूं और ईयर को बाद में भी लिख सकता हूं, जैसे एशिया में हम शो करते हैं डेट्स को। या फिर इसमें से जो ये हाइफन आ रहे हैं इनको मैं अगर हटाना चाहता हूं ये भी हटा सकता हूं। कॉपी। ये देखिए अब यहां पर कोई हाइफन नहीं आ रहे। तो अब जैसे भी अगर सिर्फ ईयर शो करना चाहते हैं या सिर्फ डेट ही शो करना चाहते हैं वो भी सब कर सकते हैं, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। अब इसके बाद हम अपने दो ऑपरेटर्स करने वाले हैं जिनका यूज हम फाइंड करने के लिए करते हैं। एक है इंडेक्स ऑफ बाइट और एक है इंडेक्स ऑफ सीपी। यहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर हम किसी वर्ड को या कैरेक्टर को फाइंड करते हैं और अगर वो इसको मिल जाता है तो ये उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। तो ये इसको समझते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, प्रोजेक्ट के अंदर इस फील्ड को अभी हटा देता हूं और यहां पर अपना एक कस्टम फील्ड ले लेता हूं जिसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूं। जैसे यहां रख देता हूं इंडेक्स। आप नेम इसका कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद मैं अपने ऑपरेटर का यूज करूंगा जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ बाइट। और सबसे पहले मैं यहां पर कलेक्शन का नाम चेंज कर देता हूं। हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर नेम नाम की फील्ड आ रही है। अब मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, यहां पर सबसे पहले मुझे लेना है एक एरे। तो यहां पर ये मैंने कर्ली ब्रेसेस सबको रिमूव कर देता हूं। अब इस एरे के अंदर मेरे को दो वैल्यूज पास करनी होती हैं। सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी फील्ड का नाम। तो हमारी फील्ड का नाम है नेम, तो उसके साथ मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा और नेम। उसके बाद मेरे को दूसरी वैल्यू के अंदर यहां पे पास करना होता है कि मैं किस कैरेक्टर को या वर्ड को फाइंड करना चाहता हूं। तो देखिए मैं सारे नेम्स में जितनी भी सारी वैल्यूज आ रही हैं उसमें के फाइंड करना चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स के केस में नेम के अंदर सर्च करें कि के कहीं पर आ रहा है। अगर वो आ रहा होगा तो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा और अगर उसको वो नहीं मिलता तो वहां पर वो रिटर्न कर देगा -1। तो मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक। और ये देखिए मैं एक बार इसके साथ आपको नाम भी शो कर देता हूं। तो यहां पर मैं यहां पर अपनी फील्ड का नाम ले लेता हूं जिसका नाम है नेम, जिसको मैं शो करना चाहता हूं और इसके साथ 1 लिख दिया। अब इससे आपको समझना आसान हो जाएगा। ये देखिए यहां पर पहला जो हमारा पास ये वर्ड है इसके अंदर यहां पर इसे के मिला है। तो हमने यहां पर जो के है वो सर्च किया था कैपिटल लेटर में। तो यहां पर पहले भी के आ रहा था मगर वो स्मॉल लेटर में था, मगर जो पहला के मिला वो है 7th पोजीशन पे। तो ये कैसे फाइंड करता है, देखिए जो सबसे पहला जो यहां पर वर्ड होता है कैरेक्टर उसका इंडेक्स नंबर होता है 0। तो 0 1 2 3 4 5 6 और यहां पर आ गया 7, तो इसने 7 रिटर्न कर दिया। ये स्पेस जो आ रही है इसको भी ये अलग इंडेक्स पे सेव करता है और जो पहला आपको याद रखना जो सबसे पहला कैरेक्टर होता है उसका इंडेक्स नंबर होता है 0। तो इसने सभी के रिटर्न किए और यहां पर आ रहा है -1। -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको यहां पर कहीं पर भी कैपिटल लेटर में के नहीं मिला है, जबकि आप यहां पे देख रहे हैं स्मॉल लेटर में एक के है और जहां पर आ रहा है 0 तो इसका मतलब है इसको 0 इंडेक्स पे एक कैरेक्टर मिला है। ये देखिए सबसे पहले ही इंडेक्स है 0 जहां पर कैपिटल लेटर में के सेव हुआ है और यहां पर आ रहा है -1, इसका मतलब इसे कहीं पर भी के नहीं मिला है। इसमें मैं कुछ इस तरह से भी यहां पर फाइंड कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि ये स्टार्टिंग से फाइंड करना शुरू ना करे, जैसे मैं यहां पर इस पोजीशन से या यहां पर इस पोजीशन से फाइंड करना चाहता हूं तो वो भी मैं इसके अंदर बता सकता हूं कि स्टार्टिंग कहां से फाइंड की करनी है। तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पर इसी वाले एरे के अंदर जहां पे सबसे पहले मैंने अपनी फील्ड ली है और उसके बाद बताया कि फाइंड क्या करना है, उसके बाद मैं यहां पर इंडेक्स नंबर दे सकता हूं। तो जैसे मान लेते हैं मैंने यहां पर दे दिया 5 और यहां पर मैं क्या करता हूं स्मॉल लेटर में के लिख लेता हूं। इसका मतलब है 5 इंडेक्स से स्टार्टिंग करे सर्च करने के लिए और स्मॉल के को फाइंड करना है। मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक। और ये देखिए यहां पर 5 नंबर के बाद स्मॉल लेटर में के नहीं आ रहा, पहले आ रहा था मगर 0 1 2 3 4 5 यहां से इसने स्टार्टिंग की है सारी एंड तक और इसको कहीं पर भी स्मॉल लेटर में के नहीं मिला है, तो इसने यहां पर रिटर्न कर दिया -1। सिर्फ दीपिका ही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके केस में 5 नंबर के बाद आप यहां पे देख रहे हैं यहां पर इसे के मिला है और उसका नंबर भी जो है इंडेक्स नंबर वो भी है 5। इसके अंदर मैं यहां पर एक न्यूमेरिक वैल्यू लास्ट में और भी पास कर सकता हूं एंड के लिए। मान लेते कि मैं यहां से फाइंड करना चाहता हूं और यहां तक पूरा एंड तक फाइंड नहीं करना चाहता। जो इंडेक्स नंबर है यहां पर 0 1 2 से लेकर ये जो भी इंडेक्स नंबर है यहां तक मैं सभी नेम्स के अंदर फाइंड करना चाहता हूं। तो जैसे मैं यहां पर स्टार्टिंग वाला चेंज कर देता हूं, अब कर देता हूं 6 और इसके बाद यहां पर कर देता हूं 15।
मतलब कि इंडेक्स नंबर 6 से स्टार्ट करना है सर्च करने के लिए और एंड कहां पे हो जाना चाहिए, 15 नंबर पे। तो मैंने इसे कॉपी किया। अब ये पूरे स्ट्रिंग को फाइंड नहीं करेगा, 6 नंबर से 15 नंबर के बीच में ही सर्च कर रहा है। तो देखिए सिर्फ एक ही ऐसा स्टूडेंट है दीपिका, उसके केस में यहां पर रिटर्न हुआ 12, क्योंकि इसने 6 से स्टार्ट किया यहां से और इसके बाद इसे यहां पर एक के मिला है, ये देखिए, और इसका नंबर बन रहा है यहां पर इंडेक्स नंबर 12। तो बेसिकली इस तरह के जो हमारे पास ऑपरेटर होता है, इसका यूज हम किसी चीज को फाइंड करने के लिए करते हैं, और अगर इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब इसको वो रिजल्ट मिल चुका है। अब मैं इसी ऑपरेटर का यूज किसी बड़े वर्ड को फाइंड करने के लिए करता हूं। जैसे मैं सर्च करना चाहता हूं मान, MAN, मैन, ये कहीं किसी वर्ड में आ रहा है, देखिए सलमान के केस में तो आ रहा है, तो इसके लिए मैं यहां पर के नहीं लिखता, यहां पे लिखता हूं MAN, और जो ये बात के मैंने 2 वैल्यूज पास की थी, इसको हटा देता हूं, क्योंकि मैं पूरे स्ट्रिंग में ही इसे फाइंड करना चाहता हूं। तो मैंने इसे कॉपी किया, राइट क्लिक, और ये देखिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट है सलमान, उसके केस में ही यहां पर उसके वर्ड में मान मिला है, मैन। तो देखिए उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 3, 0 1 2 3। तो M जो है वो 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तभी इसने इंडेक्स नंबर रिटर्न किया है 3। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बाइट्स में सर्च नहीं करना चाहते, तो हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर भी होता है जिसका नाम होता है इंडेक्स ऑफ CP। CP मतलब कोड पॉइंट। तो यहां पर आप CP भी लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में, वो भी बिल्कुल सेम ही काम करता है। तो यहां पर मैंने कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, और ये देखिए अब भी मैं यहां पर मैन ही यहां पर फाइंड कर रहा हूं, और ये सलमान के केस में तीसरे इंडेक्स पे इसे मिला यहां पर, तो इसने भी वही रिटर्न किया है। बस इसमें क्या है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैरेक्टर को ही काउंट करता है कोड पॉइंट, और बाइट्स क्या है, वो बाइट्स में यहां पर सर्च करता है। बाइट्स अलग भी हो सकती हैं, मगर कोड पॉइंट एग्जैक्ट आपको हर कैरेक्टर को यहां पर काउंट करके रिजल्ट को यहां पर शो करता है। अब हमारे पास यहां पे लास्ट में 3 ऑपरेटर्स बचे हैं जो है रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड। रेगुलर एक्सप्रेशंस हम अपनी पिछली एक वीडियो में भी देख चुके हैं, जिसका यूज हम करते हैं स्ट्रिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स सर्चेस करने के लिए। जैसे मैं ऐसे नेम देखना चाहता हूं जिसका नेम जो है S से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे अभी एक ही स्टूडेंट है, या फिर जिसके नेम एंड में यहां पर AM से एंड हो रहा हो, ऐसे नेम सारे सर्च करना चाहता हूं। तो इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स सर्चेज होती हैं वो होती हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से। मैं यहां पर सिर्फ आपको एक एक एग्जांपल यहां पर शो करने वाला हूं। अगर आप इसे डिटेल में करना चाहते हैं तो मैंने इसको डिटेल में 2 वीडियोस के अंदर PHP कोर्स के अंदर समझाया, तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपने एक लैंग्वेज में समझ लिए तो इसको कहीं पर भी आप सेम फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑपरेटर है जिसका नाम है regex मैच। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहां पर मैं अपनी कस्टम फील्ड का नाम ले लेता हूं, जिसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूं इज मैच, और हमारे ऑपरेटर का नाम है यहाँ पे regex मैच। मैच में जो M है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। देखिए इसकी हेल्प से जब भी हम कुछ फाइंड करते हैं तो ये हमारे को 2 ही रिजल्ट दे सकता है, ट्रू या फॉल्स। अगर इसको वो रिजल्ट मिल जाता है तब ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर इसको वो चीज नहीं मिलती है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में यहां पर 2 प्रॉपर्टीज को लेते हैं, इनपुट और regex। तो सबसे हमारी पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इनपुट। इनपुट के अंदर हम फील्ड के नाम बताते हैं जहां पर हम सर्च करना चाहते हैं, तो हमारी फील्ड का नाम है नेम। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड फील्ड होती है वो होती है regex, जिसके अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन पास करते हैं। regex हम MongoDB की पहले भी एक वीडियो में समझ चुके हैं, वहां पर भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अब इसके अंदर मैं सर्च करना चाहता हूं जिनका नेम स्टार्टिंग हो रही है KAT से, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस साइन का यूज करूंगा जो हमारे कीबोर्ड में ही होता है 6 नाम के न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, और यहां पर लिखता हूं KAT। अब मैं ऐसे यूजर्स को फाइंड कर रहा हूं, नेम से मैं फाइंड कर रहा हूं जिनका नेम KAT से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर मैं सिंपल K भी लिख सकता था, तो जैसे भी आप सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को। यहां पर एक गलती हुई है, जो नेम है यहां पर इसको कोट्स में लेना है, तो उसके लिए मैं यहां पर कोट्स ले लेता हूं। ये देखिए यहां पर सिर्फ कैटरीना के केस में KAT आ रहा है, यहां पर मैच में आया ट्रू, बाकी सभी केसेस में आ गया फॉल्स, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का नेम KAT से स्टार्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर एंड को भी फाइंड कर सकता हूं। तो जैसे मैं यहां पर फाइंड करता हूं OR, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर लिखूंगा OR। मैं ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना चाहता हूं जिनके एंड में आ रहा है OR, और लास्ट में मुझे देना होता है एक साइन जो है डॉलर का साइन। इसका मतलब है जिसके एंड में OR आ रहा है उन स्टूडेंट्स को दिखाए। अभी ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए सभी के केस में आ गया फॉल्स, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के नेम के एंड में OR नहीं आ रहा। अगर मैं यहां पर AN सर्च करना चाहता हूं तो उसके केस में यहां पर सलमान के केस में आ जाएगा ट्रू। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं AN,
अब ये इस स्ट्रिंग की वैल्यू को जो हमारे पास नेम नाम की फील्ड है उसमें सभी में स्टूडेंट में सर्च करेगा। और ये देखिए यहां पर इसे एक ऐसा स्टूडेंट मिला है सलमान खान, जिसके केस में इसने ट्रू रिटर्न किया है, क्योंकि उसी के केस में AN आ रहा है। यहां पर आप देख भी रहे हैं AN। बिल्कुल इसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन लगाकर मैं बीच में भी कुछ सर्च कर सकता हूं, जैसे KU कहीं पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं उसका भी आपको दिखा देता हूं। तो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा K और फिर U, इसको मैंने कॉपी किया और ये देखिए यहां पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसके नेम में कहीं पर भी बीच में KU आ रहा है। मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से और भी कॉम्प्लेक्स सर्चेस कर सकता हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल चुका होगा। इसके बाद हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड सेकंड ऑपरेटर करते हैं, जिसका नाम है regex find। regex find क्या करता है, ये भी regex मैच की तरह ही काम करता है, मगर ये हमारे को शायद से रिटर्न करता है इंडेक्स नंबर कि जहां पर भी इसे मिला है, और उसके साथ एक बहुत बड़ा वैल्यू रिटर्न करता है। मैं अभी आपको शो करता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर अपने मेथड का जो हमारा ऑपरेटर है उसका नाम चेंज कर देता हूं regex find, और इसके अंदर भी हमारी पहली फील्ड होती है इनपुट और दूसरी फील्ड होती है रेगुलर एक्सप्रेशन। अब मैं इसके अंदर फाइंड कर रहा हूं खान। मैं सर्च कर रहा हूं कि किस स्टूडेंट के नेम के बीच में कहीं पर भी, चाहे बेशक स्टार्टिंग में या एंड में या बीच में, कहीं पर खान आ रहा है। ये देखिए यहां पर जहां पर इसे कुछ भी नहीं मिला वहां पर इसने वैल्यू रिटर्न किया नल, और जहां पर इसे कुछ भी मिला है वहां पर देखिए इतनी बड़ी इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। आप देख रहे हैं सबसे पहले इसने बताया कि हमने क्या फाइंड किया था, तो उसमें मैच नाम की इसने एक प्रॉपर्टी ली है और उसमें शो कर दिया खान। फिर उसका इंडेक्स नंबर इसे क्या मिला है, उसका इंडेक्स नंबर है यहाँ पर 7, मतलब कि सलमान के केस में जो ये खान वर्ड आ रहा है ये 7 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट प्रॉपर्टी भी होती है कैप्चर्स। कैप्चर्स अभी हमारे केस में खाली आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका यूज हम तब कर सकते हैं अगर यहाँ पर कहीं पर भी ग्रुपिंग हो रखी हो। मान लेते कि हमारा जो ये खान है अगर ये राउंड बेसिस के अंदर आ रहा होता, अगर राउंड बेसिस के अंदर आता है तो कैप्चर क्या करता है, उसको वहां से अलग करके एरे में कर देता है। सलमान को अलग कर देगा और खान को अलग कर देगा। इसका बेसिकली कोई खास यूज नहीं होता है, मगर ये इसी तरह से काम करता है। मगर अभी हमारे किसी भी नेम के अंदर राउंड बेसिस का यूज नहीं हो रहा है। मैं एक सर्च और करके दिखाता हूं। तो देखिए मैं ऐसे नेम सर्च करना चाहता हूं जिनका नेम जो है वो स्टार्ट हो रहा है SA से। ये देखिए तो मैंने इसे कॉपी किया और ये देखिए अब यहां पर इसने दोबारा से उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है और हमने क्या सर्च किया था SA। इंडेक्स नंबर है 0। क्यों, क्योंकि यहां पर इसे सबसे स्टार्टिंग में ही SA मिल गया। उसके बाद कैप्चर्स में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमारे नेम के अंदर कहीं पर भी राउंड बेसिस नहीं आ रही है, मतलब कि इसकी ग्रुपिंग नहीं हुई है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा ऑपरेटर कराता हूं जिसका नाम है regex find all। देखिए जो ये regex find था ये क्या करता था, अगर इसे SA सबसे पहले मिल गया तो ये सिर्फ उसी का इंडेक्स रिटर्न करेगा। अगर बाद में भी कहीं SA आ रहा होता तो ये उसको सर्च नहीं करता है। मगर जो हमारे पास तीसरा ऑपरेटर है जिसका नाम है regex find all, अगर उसको SA नाम के बार बार वर्ड्स जो है बार बार मिल रहे हैं तो वो उन सभी का इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। तो अभी तो हमारे पास ऐसा कोई वैसे फील्ड के अंदर ऐसा डाटा नहीं है, मगर फिर भी इसको यूज कैसे करना मैं आपको शो कर देता हूं। तो मैंने यहां पर लिख लिया regex find all। इसके बाद हमारी पहली फील्ड है इनपुट, जिस फील्ड के अंदर भी हमें सर्च करना है। और इसके बाद मैं यहां पर एक वर्ड, मतलब कि कैरेक्टर सर्च करना चाहता हूं कैपिटल लेटर में K। तो मैं चाहता हूं कि जहां पर भी इसे बार बार मिले उन सभी का ये इंडेक्स नंबर रिटर्न करे। तो ये देखिए यहां पर सबसे पहला जो स्टूडेंट था अक्षय कुमार, वहां पर इसे कैपिटल लेटर में K जो मिला है एक ही बार मिला है और इसका इसने इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से सलमान के केस में जो K मिला है उसका इंडेक्स नंबर था 7, और यहाँ पे कैटरीना के केस में यहाँ पर इसे 2 बार कैपिटल लेटर में K मिला है। आप देख रहे हैं 0 नंबर पे और 8 नंबर पे, तो दोनों का इसने इंडेक्स नंबर रिटर्न किया है। तो फाइंड ऑल इसे जहां जहां पर भी बार बार उसे रिपीटिशन में वो सेम कैरेक्टर या वर्ड मिलता है तो उसको ये इस एरे में, जो हमारे ये एरे रिटर्न हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में उसको शो कर देता है। तो ये थे हमारे सारे स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स जो हमारे को MongoDB प्रोवाइड करता है। ये सारे मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को डिटेल में और भी करना चाहते हैं डीप में, तो हमारी PHP वीडियोस का लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम और भी ऑपरेटर्स करने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।